हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन इन आवर चैनल CVT वर्ल्ड। और इस वीडियो में फिर से हम डिटेल में बात करेंगे 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है CVT का। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या करना है, क्या रहेगा अभी से लेके आपका स्ट्रैटेजी, इस पे एक बार हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि 2024 का अगर आपको अटैम्प्ट अभी देना है तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी अगर कुल मिला के देखो तो आपके पास महीने क्या क्या बचे हैं। तो अक्टूबर को ख़त्म मानो तो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। तो 1 2 3 मोटा मोटी आपके पास 4 महीने ही बचे हैं अब। तो इस समय में प्रिपरेशन को आपको अपने हाईएस्ट स्टेज पे लेके जाना होगा। इस स्टेज तक मैं इतना आपसे होप करता हूँ कि आपने बेसिक पढ़ रखा होगा, क्योंकि अगर आप JNU में एडमिशन पाना चाहते हो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो, तो आपने सोच तो पहले से लिया ही होगा। तो हम खासकर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे और JNU के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर JNU पहुँचना है तो थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है आपका JNU में हाई जाने वाला है। तो अभी नवंबर का अगर मैं मान के चलूँ, नवंबर से आपका पूरा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो देखो कि आपको एकदम बेसिक का नॉलेज हो जाना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन और अगर मैं लेके चलूँ तो फिर आपका IR आ जाता है, IPT आ जाता है। WPT क्या है? जब पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ोगे तो साथ साथ आपको WPT भी बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट्स आपके एकदम से क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर देखो, इस बार भी अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन का लेवल अब काफ़ी हाई जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल अब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके वजह से कंपटीशन हाई जा रहा है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। इसके लिए मैंने जैसे किताब आपको पहले भी सजेस्ट किया, तो OP गावा की जो किताब है उसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इस किताब को कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना है पूरा एग्ज़ाम से पहले। और या तो किताब के अंदर में ही हाईलाइट कर दो, या तो अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम हो, क्योंकि एक नोट्स बनाना एक ट्रिक भी होता है, एक मतलब स्किल भी होता है, तो आप इस किताब के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। WPT में अगेन OP गावा ही पढ़ो, ज़्यादा कुछ मत करो। और WPT में क्या है कि नंबर ऑफ़ थिंकर्स अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, कम है नंबर ऑफ़ थिंकर्स। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जॉन रॉल्स को अच्छे से पढ़ना है। और जो एंशिएंट थिंकर है, जैसे सोक्रेटिस हो गया, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे। बाकी सब थिंकर को भी करना है, लेकिन इन सारे थिंकर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। प्लस में अगर मैं बात करूँ आगे की, तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको बुक्स पे देनी है, ऑथर्स पे देनी है और स्टेटमेंट पे देनी है। स्टेटमेंट, बुक और ऑथर्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इसके आपके पास नोट्स एकदम से तैयार होने चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी तो मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अभी आपको 1 महीना कम से कम पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में क्या है ना कि आपके टॉपिक वहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरे लक्ष्मीकांत से नहीं आएंगे। हाँ, बहुत से बहुत तो जितने भी चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे चैप्टर्स वहाँ से पढ़ लो। और मैं तो मतलब इसमें सजेस्ट करता हूँ कि इसमें लक्ष्मीकांत को भी उतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बेसिक सा किताब जो होता है, या जो अगर मैं बोलूँ लूसेंट टाइप का जो किताब है जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, उसको हेल्प बुक की तरह रखो कि इससे मुझे फैक्ट्स याद करने हैं। जैसे जो लाइक मैं बता रहा हूँ आपको आर्टिकल हैं, तो कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखना, एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पंचायती राज कौन से पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल 243 उसके
कौन कौन से प्रोविज़न में पंचायती राज का है, जो 10th और 11th शेड्यूल है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स आपको जॉट डाउन करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। आर्टिकल्स की मैं बात करूँ तो जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जिसमें आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एकदम से मेमोराइज कर लेना है, रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आईआर का, तो आईआर का टॉपिक छोटा है, इसमें 2-3 ही स्कूल ऑफ थॉट्स है जो आपको पढ़ने हैं। रियलिज्म ये पढ़ लो बहुत अच्छे से, और इसमें भी जैसे मॉर्गेंथो को पढ़ना है आपको, मर्साइमर को पढ़ना है आपको, वॉल्स को पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। फिर लिबरल स्कूल है, लिबरल स्कूल के लिए भी आपको एकदम बेसिक थिंकर पढ़ने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आएगा। एक बुक जो मैं बार बार बोलता हूँ, बेलिस एंड स्मिथ भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस ये चैप्टर्स उसके पढ़ लेने हैं। बाकी जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है, उसके लिए आप क्या करो कि यूपीएससी का जो मटेरियल है, ठीक है, यूपीएससी का कोई भी मटेरियल उठाओ जो पीएसआईआर का हो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शनल टॉपिक है, उसके लिए कोई भी मटेरियल उठाओ, और उसका जो सेक्शन बी है ना, जहाँ पे आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, उस सेक्शन बी को आप कहीं से भी किसी भी नोट्स से पढ़ लो। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, मैं यहाँ पे किसी भी नोट्स का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप किसी भी नोट से फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट पढ़ लो। प्लस में एक प्रैक्टिस ये कर लो कि जो PT 365 आता है, उस PT 365 में से आप जो IR वाला PT 365 है, इसमें से जो एकदम से करंट में जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, अगर मान लो UN अगर रहा है न्यूज़ में, तो वो UN के बारे में सारा डिटेल आपको दे देगा। अगर WTO रहा है तो उसके बारे में दे देगा, अगर सार्क रहा है तो उसके बारे में दे देगा। अभी जैसे G20 हुआ, तो G20 से हो सकता है नहीं, 100% 1-2 क्वेश्चन तो रहना ही चाहिए, नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन आपको G20 पढ़ के जाना ही है, वहाँ से क्वेश्चन होने के पूरे चांस हैं। फिर टॉपिक आता है पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी टाइप का जो टॉपिक है ना, वो मैं ये मतलब कैसे बताऊं आपको कि कोई एक पर्टिकुलर किताब नहीं है जहां से आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए जो मैंने एक नोट्स बनाया है बहुत ही रिसर्च करके और अलग अलग बुक से, वो नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपको वो तो नोट्स मिल ही जाएगा, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि वो नोट्स शेयर कर दूँ और उस नोट्स से आप पढ़ सकते हो पब्लिक पॉलिसी और जो एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस वाला टॉपिक है वो। तो कुल मिला के बात यही है कि अब समय ज़्यादा नहीं है, 4 महीने ही है। अगर अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैं और कुछ समय लेके तैयारी स्टार्ट करूँगा, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत सारा इसमें हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए या क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड आ जाए। तो आपको हर प्रकार से अपने लिए प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। मात्र 4 महीने हैं आपके पास। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अभी प्रिपरेशन में टाइम नहीं मिल पा रहा या आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें करनी है, तो देखो हमारा कोर्स है, हमारा कोर्स बहुत ही सस्ता होता है। हमेशा हमने अपने कोर्स का फ़ीस कभी भी ऐसे 4,000-5,000 नहीं लगा। हमारे कोर्स का फ़ीस एकदम 2,000 के अंदर में आपको अभी मिल जाएगा। 2,000 के अंडर में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। उसमें आप इनरोल हो जाओ। आपकी रेगुलर 2 क्लासेस चलेंगी, दिन में 2 क्लासेस चलेंगी, सप्ताह में आपका 10 क्लास चलेगा, संडे को आपका टेस्ट होगा। और फिर जब आप मतलब इस कोर्स में इनरोल हो गए तो आपको हम मार्च तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पढ़ाएंगे। और लास्ट के 10-15 दिनों में आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलेगा। आप जब मन करो तब आप वहाँ पे जाओ, टेस्ट दो। ऐप पे आपको टेस्ट देने का फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये जो कोर्स होगा ना, इसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को कवर करेंगे, एक एक चीज़। क्योंकि हमारा अब 3-4 साल का CUET और इससे पहले जो JNU का एंट्रेंस होता है उसका एक्सपीरियंस है। हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट अपने इंटरव्यू भी देखे होंगे। आप जाओ हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पे जो इंटरव्यू का सेक्शन बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वो आप देखो। हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट JNU में 30 से भी ज़्यादा हैं। अभी भी हम अपने स्टूडेंट से जो मिल के इंटरेक्ट किए, उनसे इंटरव्यू लिया, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। देखो मेहनत आपको ही करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेहनत आप ही का काउंट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ईजीनेस आ जाएगा उस मेहनत में। तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स लो, अदरवाइज़ आपके पास अभी टाइम कम है, तो जहाँ से भी आपको सोर्स मिल रहा है। अब हाँ, एक चीज़ और मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कहूँगा कि अब मल्टीपल सोर्स को मत करना, मल्टीपल सोर्सेज को मत पढ़ना। अगर WPT के लिए कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसी से स्टिक करो। अगर सुब्रता मुखर्जी पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो। अगर आप OP गाबा पढ़ रहे हो तो वही पढ़ो। IPT के लिए भी यही कहता हूँ,
आईपीटी में थिंकर बहुत कम है, इसलिए उन थिंकर को कहीं से भी पढ़ के अपना नोट्स बना लो, उनसे रिलेटेड हर चीज़। गांधी को बहुत अच्छे से पढ़ो, गांधी से रिलेटेड किताबें, गांधी की आइडियाज़ कहाँ से लिया, आपको पता होगा गांधी, टोल्स्टॉय और भी बहुत सारे उस समय के जो प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे उससे प्रभावित थे। तो गांधी और सोक्रेटिस के बीच में क्या एक फिलोसॉफिकल अगर हम समय तो क्या कोहेरेंस है, सोक्रेटिस से कैसे गांधी प्रभावित हुए। तो आप क्या करो कि आईपीटी में ये जो सेक्शन है गांधी और अंबेडकर, इसको बहुत डिटेल में करके जाना, क्योंकि गांधी और अंबेडकर से क्वेश्चन आना ही आना है, और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा घाटे में चले जाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यही जो कुछ बातें थी मैंने आपको बताई। मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करो। अगर आप ओपी गावा पढ़ रहे हो तो सिर्फ अब ओपी गावा पढ़ो, अब कोई दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरेक्शन जो मेरी हुई, जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट जेएनयू में हैं उनसे, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने जो कहा था ना कि नेट जेआरएफ लगाओ, तो उस समय तो लग रहा था कि नेट जेआरएफ आप क्यों बोल रहे हो बार बार की लगाओ, कि हम लोग को तो सीयूईटी देना है, वो तो मतलब इजी एग्ज़ाम होगा, नेट जेआरएफ टफ है। तो अगेन यहाँ पे और उन्होंने फिर बताया कि सर वो इतना फ़ायदेमंद हुआ कि मुझे लग रहा है कि मेरा 40 to 50% सिलेक्शन का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो नेट जेआरएफ के पेपर को जाता है। देखो मैं क्यों कहता हूँ ऐसा, नेट जेआरएफ का पेपर है ना, इसको आपको मॉक की तरह नहीं लगाना है, इसको आपको किताब की तरह पढ़ना है, किताब की तरह पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन कोई दिया हुआ है, उसके ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सही है। आपको तो सबसे पहले इसको मॉक के जैसा नहीं लगाना है, आपको ये क्वेश्चन खोल के रखना है, उसका आंसर रखना है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को ऐसे करके आपको टिक कर लेना है कि हाँ चलो इसका सही आंसर है, याद कर लेना है। अब जो ऑप्शन बी सी डी दिए हुए हैं इन पे थोड़ा सा रिसर्च करना है, और रिसर्च करके पता लगाना है कि अच्छा ये ऑप्शन जो है इससे रिलेटेड भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, इससे रिलेटेड भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, और ऐसे करके आपको अपना एक डायरी में नोट्स बना लेना है नेट जेआरएफ के पेपर का। मतलब ट्रस्ट करो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ये एक्सरसाइज कर लिया ना, तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपका 40 to 50% चांस इंक्रीज हो जाएगा सिलेक्शन का। तो अगर जेएनयू में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो ये तो मैंडेटरी है आपको करना, ये नहीं कर रहे हो तो आप ठीक ठाक लेवल पे घाटे में जा रहे हो, आपसे आगे बहुत लोग चले गए हैं। तो ये एक वीडियो है, मैंने सोचा कि अभी टाइम कम है तो मैं आपको ये वीडियो के थ्रू चीज़ें बता दूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।